वो हैरान थे, वो कह रहे थे कि आपके कान के पर्दे फट चुके थे, आपको आवाज़ कैसे आ रही। तो मैंने कहा कि इसमें गिलाफ काबा घुमा हुआ है, हम मेहमान लोग हैं, हमारा अकीदा है कि कान सही सलामत है। और लोगों की तड़पने की आवाज़ें बहुत आ रही थी कि हमें बचाओ, लेकिन मंज़र ऐसा था कि हमें कुछ आगे पीछे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो फाड़ दिया और मुझे कहने लगा कि भाई कलमा पढ़ लो। 7:07 पर एक जोरदार धमाके से वो स्टेज उड़ गया। मेरे पाँव के पास अकरम कादरी की लाश पड़ी हुई थी। कोई अजीब सी कुछ चीज़ लगी है, कुछ है तो गीली सी, मैं बस जो कुछ था वो हाथ में, बस मैं जब स्लिप हुआ तो वो मेरे साथ में, तो एक गोश्त था, लोथड़ा था उन शौदा में से जो उस वक्त उस स्टेज पे मौजूद थे। जियो टीवी में मेरी पट्टी चल रही थी कि शहीद हनी मोहम्मद हनी बिल्लू और शहीद जावेद जिएजा शहीद हो गए बम धमाके। तस्वीर बना रहे थे, तस्वीर बना रहे थे और धमाका हो गया। उर्दू प्रेस के साथ मैं हूं वाजिद रज़ा इस्फहानी। आज से 18 साल कबल यानी 11 अप्रैल 2006 को इस्लामी तारीख थी 12 रबी अव्वल। इस रोज़ मुल्क भर में जश्न ईद मिलाद नबी की रैलियां और जलसे और जुलूस मुनक़िद हो रहे थे। ऐसे में कराची के नश्तर पार्क में भी सुन्नी तहरीक ने एक जलसे का एहतमाम किया हुआ था। इस जलसे के शुरका जुलूस से जब आए नश्तर पार्क में तो यहाँ पे एक जलसा रखा गया था जिसमें सुन्नी तहरीक के बड़े रहनुमाओं के अलावा कराची के अहले सुन्नत बरादरी के जय्यद उलमा भी शामिल थे। ऐसे में अभी जलसा जारी था कि मगरिब की अजान का वक्त हो गया और उसके बाद तमाम उलमा ने स्टेज पर चढ़कर मगरिब की नमाज बाजमात अदा की। अभी ये नमाज ख़त्म हुई थी और अहले सुन्नत बरादरान सुन्नतें पढ़ने के लिए खड़े ही हो रहे थे कि अचानक 7:07 पर एक जोरदार धमाके से वो स्टेज उड़ गया। इस धमाके में तकरीबन 50 अफराद शहीद हुए जबकि 100 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए। इन शहादतों में सुन्नी तहरीक की आला क़यादत को निशाना बनाया गया और उसके कई उलमा शहीद हुए। इसके अलावा साबिक रुकन कौमी असम्बली हाफिज़ तकी और समाजी कारकुन हनीफ विल्लू भी इस धमाके में शहीद हुए। इस धमाके में मीडिया के जो अरकान थे जो इस वक्त कवरेज कर रहे थे सहाफ़ी हजरात, जिसमें ख़ासकर कुछ फोटोग्राफर्स, वो भी ज़ख्मी हुए। इस धमाके की बाद पूरे मुल्क में गम गुस्से की एक लहर दौड़ पड़ी और हर शहर में एहतजाज होने लगा। हमारा आज का ये प्रोग्राम भी इसी सुन्नी तहरीक के नश्तर पार्क सानहे पर मबनी है, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि आज की हम एपिसोड में उस मीडिया के अफराद को पेश करें जिन्होंने इस वाक़े की कवरेज की और जो इस हादसे से मुतासिर भी हुए। सबसे पहले बात करेंगे हम इस वाक़े की कवरेज करने वाले शारिक की, जो उस वक्त रोज़नामा ख़बरें में थे और जब ये हादसा हुआ तो उस वक्त वो वहीं मौजूद थे। लेकिन जब नमाज ख़त्म हुई तो वो अपने दफ्तर जाने के लिए जैसे ही नश्तर पार्क के कोने पे पहुँचे कि धमाका हो गया। शारिक ने इस मौके पर क्या देखा, आइए सुनते हैं। सुन्नी तहरीक का जब जलसा कवर कर रहा था उसमें इज़हार यकजहती की मैंने तस्वीर बनाई थी। उसके बाद मुझे ऑडियंस की तस्वीर बनानी थी तो एकदम से ऐलान हो गया कि अब जलसा जो है मगरिब के बाद स्टार्ट होगा। तो उसमें थोड़ी सी ताख़ीर हो रही थी तो मैं स्टेज के ऊपर ही बैठ गया। फिर मैंने कहा चलो मैं भी नमाज़ पढ़ लेता हूँ। तो उसके बाद ये हुआ कि नमाज में काफ़ी टाइम लग रहा था। तो मैं जिनके साथ गया था, हमारे मोहम्मद बेग साहब होते हैं, वो होते हैं कौमी अखबार में, और गेट के साथ ही मेरी बाइक खड़ी हुई थी, पीएनटी लगी हुई थी, उसके नीचे मेरी बाइक खड़ी हुई थी। तो बेग साहब ने कहा कि मैंने ऑडियंस बनाई है तो आप मुझसे ऑडियंस ले लीजिएगा, बाकी जो है आपने जो बनाया है वो आप उसके साथ अटैच कर लीजिएगा। तो मैंने बेग साहब से कहा अच्छा रुके मैं भी आ रहा हूँ। तो मैं स्टेज से उतरा हूँ और मैं और मोहम्मद बेग साहब गेट से जब बाहर निकले हैं और जैसे ही मैंने बाइक की किक यानी कि बाइक से जैसे ही स्टार्ट करी तो वैसी ही धमाके की आवाज़ आई। तो जब हमने देखा तो चारों तरफ जो है वो एक अंधेरा छा गया था, बिल्कुल धूल मट्टी इतनी थी और एम्बुलेंस की आवाज़ें बहुत गूंज रही थी और लोगों की तड़पने की आवाज़ें बहुत आ रही थी कि हमें बचाओ, लेकिन मंज़र ऐसा था कि हमें कुछ आगे पीछे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। किसी की बॉडी जो है वो स्टेज के नीचे तक चली गई थी, स्टेज क्योंकि पूरे पड़ाके उड़ गए थे उसके, और बहुत सी बॉडियां तो ऐसी थी कि जिनके हाथ पैर जो है अलहदा हो गए थे।
दूर दूर तक यानी कि इस तरह से पड़े हुए थे सबके ना। तो मंज़र बहुत वो था, क्योंकि देखें निश्तर पार्क इस तरह से है कि तमाम जो है वो मट्टी मट्टी है, और जब धमाका हुआ है तो उसकी मट्टी जो उड़ी है ना, बिल्कुल यानी कि वो समझ लें कि रेत काली सी हो गई थी इस तरह से, इतना मवाद था उसमें धमाके का, बहुत शदीद धमाका था वो। तो हिम्मत करके फिर हम लोगों ने अपने कैमरे वगैरह दोबारा अलर्ट किए, दोबारा निकाले, फिर हमने अपनी कवरेज जो है शुरू करी। जिस तरह से बॉडियाँ उठाई जा रही थी, इस तरह से था कि आधा हिस्सा हमें काला दिखाई दे रहा है, आधा हिस्सा हमें सफ़ेद दिखाई दे रहा है, यानी कि उसमें लाइटिंग इस तरह से थी कि आप मंजर ये देखें कि हमारी जो कैमरे की जो फ्लैश है वो भी उसमें काम नहीं कर रही थी, इतना अंधेरा था। और मट्टी की इस तरह से मैं आपको बताऊं कि एक धूल इस तरह से थी कि आगे पीछे हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था उसमें। लेकिन अल्लाह के फजलो करम से हमारे काफ़ी उसमें जो है लोगों की यानी कि बच भी गए, अल्लाह का मालिक का करम है। उसमें हमारे एक शुएब भाई थे जो जिनकी आंख ज़ाया हुई, उनका सीधा पैर सीधा हाथ जो है उनका एम्प्रेस हो गया था बिल्कुल, और आज तक वो जो है इस चीज़ से मोहताज हैं बेचारे। अल्लाह परवरदिगार उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे। नश्तर के सानिया में सुन्नी तहरीक के मरकजी रहनुमा भी शहीद हुए, जिसमें अब्बास कादरी, इफ्तिखार भट्टी और अकरम कादरी भी शामिल थे। इन तमाम रहनुमाओं की हादसे से कबल सीनियर फोटोग्राफर शुएब हसन ने तस्वीरें बनाई। वो इस हादसे में शदीद जख्मी हुए। जब ये धमाका हुआ तो शुएब हसन स्टेज से जरा हटकर प्रेस गैलरी में बैठे हुए थे, लेकिन धमाका खेज मवाद में से एक छर्रा निकलकर उनकी दानी आंख पर लगा, जिससे कुछ देर तक तो वो होश में रहे, फिर उसके बाद बेहोश हो गए। उसके बाद उनके साथी उनको उठाकर अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने बड़ी कोशिश की, लेकिन उनकी दानी आंख बचाई ना जा सकी, और आज भी वो छर्रा उनकी आंख के अंदर मौजूद है। और उस छर्रे ने ना सिर्फ उनकी आंख ज़ाय की, बल्कि उनकी दिमाग की नस को भी शदीद मुतासर किया। आज 18 साल गुजरने के बावजूद ना सिर्फ शुएब हसन की दानी आंख ज़ाया हो गई, बल्कि अब उनका दायां हाथ भी काम करने से माजूर है। हमने शुएब हसन से गुफ्तगू की, लेकिन चूंकि उनकी याददाश्त पर बहुत शदीद असर पड़ा है और बोलने की सलाहियत भी काफ़ी मुतासर हुई है, तो बड़ी मुश्किल से शुएब हसन ने हमसे गुफ्तगू की। धमाका हुआ है और हाँ तस्वीर बना रहे थे, तस्वीर बना रहे थे और धमाका हो गया और आँख पकड़े हुए और बहुत परेशानी थी। बस, तो खून निकल रहा था? हाँ 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 फिर आपको बेहोश बेहोश हो गए आप? हाँ। सीनियर फोटोग्राफर शुएब हसन की आपने गुफ्तगू सुनी। दिमागी रग मुतासर होने की बना पर उनसे ज़्यादा बोला नहीं जा रहा था, और उनकी ज़बान उनके अल्फाज का साथ नहीं दे रही थी, इसलिए हमने भी शुएब हसन साहब को ज़्यादा ज़हमत ना दी, बस इतनी ही गुफ्तगू हम उनकी रिकॉर्ड कर सके। अब बात करते हैं क्राइम रिपोर्टर शमील गौरी की, जो इस हादसे की फौरी बाद नश्तर पार्क पहुँचे। जब वो पहुँचे तो शहीद होने वाले अफराद और ज़ख्मी अफराद को अस्पताल ले जाया जा चुका था, लेकिन शहीद होने वाले बेशतर अफराद के आज़ा वहाँ पर मौजूद थे। शमील अहमद क्राइम सीन बताते हैं, जबकि उन्होंने इसकी तहकीकात भी की हैं, और जो कोर्ट रिपोर्टिंग और जो तहकीकाती मामलात थे उसमें भी वो शामिल रहे हैं। शमील अहमद ने बताया कि एक सर भी मिला था, लेकिन ये तय नहीं हो सका कि ये धमाका खुदकुश था या प्लांटेड। छुट्टी थी और घर में थे एकदम, ये इत्तला मिली कि नश्तर पार्क में ब्लास्ट हुआ। अच्छा, इब्तदाई तौर पे ये नहीं पता था कि क्या हुआ है, इनिशियल। और हमारे एक साथी थे काशिफ हाशमी, उनका फ़ोन आया, उन्होंने कहा बाहर निकल जल्दी, मैं आया। और बस उस वक्त तक सिर्फ इतना समझ में आ रहा था कि हमें नश्तर पार्क की तरफ भागना है। हम घर से निकले, हम दोनों बाइक पर, तो लियाकताबाद 10 नंबर से थोड़ा आगे आएंगे, हम तिरहट्टी के पास तक पहुँचेंगे तो एम्बुलेंस की आवाज़ें, शोर, एक अजीब सूरत हाल, एक अजीब मंजर था सड़कों पर, क्योंकि सारा दिन रैलियाँ होती रही, 12 रबी के प्रोग्राम थे, वो तो लोग घरों पर थे, लेकिन एक बड़ी हलकत जो है वो नश्तर पार्क में मौजूद होती है। बहरहाल हम जैसे तैसे
पहुँचे नेशनल पार्क, गेट से जैसे ही हुए तो मेरे साथी रिपोर्टर थे, तो वो कुछ चीज़ें वहाँ से कि क्या एविडेंस है, क्या हुआ है, वो देख रहे थे। तो मैंने कोशिश की कि मैं स्टेज के ऊपर चढ़ूँ। स्टेज खासा ऊंचा था, तो उस वक्त तक पार्ट्स ऑफ बॉडी जो थे वो स्टेज पे फैले हुए थे, और नीचे भी। तो सूरत हाल ये थी कि स्टेज के नीचे भी जो पार्ट्स थे मुख्तलिफ लोग शौदा के, वो वहाँ पड़े हुए थे। जब मैंने जम करके कोशिश की उसको पकड़ने की, तो मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ कि मेरे हाथ में कोई अजीब सी कोई चीज़ लगी है, कुछ है। तो गीली सी, मैं बस जो कुछ था वो हाथ में, बस मैं जब स्लिप हुआ तो वो मेरे साथ में। तो एक गोश्त था, लोथड़ा था उन शौदा में से जो उस वक्त उस स्टेज पे मौजूद थे। वहाँ जो लोगों की सूरत हाल थी वो कुछ समझ में नहीं आ रही थी। हर शख्स, मैं ये कहूँगा कि खौफजदा नहीं था, परेशान था कि ये क्या हुआ है। हम जिस वक्त पहुँचे थे उस वक्त बड़ी तादाद में जो लाशें थी वो लेके जाई जा चुकी थी, लेकिन जो पार्ट्स ऑफ बॉडी थे, मतलब उस वक्त रेस्क्यू में तो नॉर्मली ये होता है कि जब आप रेस्क्यू कर रहे होते हैं तो आपकी पहले कोशिश होती है कि आप जख्मी को उठाते हैं, फिर आप डेड बॉडी को उठाते हैं। तो उस वक्त ये सूरत हाल थी कि बस एक शोर था एम्बुलेंस का, और लोगों को होश नहीं था माँ सिवाय इसके कि वो जख्मियों को, लाशों को उठाए। कुछ जख्मी या लोग थे, हमने उठाया उनको, लेकिन जो जिस तरह से वहाँ इंसानी अज़ा बिखरे हुए थे वो एक खौफनाक, तो मैं यूँ नहीं कहूँगा कि वो एक ऐसी महफिल थी कि जिसके लिए हर मुसलमान का दिल धड़कता है। तो वो जो कुछ वहाँ जिस तरह खून, जिस्मानी अज़ा और जो सूरत हाल थी, वो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अच्छा। फिर ये हुआ कि हम राब्ता करते हैं नॉर्मली, भाई ठीक है ये अटैक हुआ तो हम अब किससे राब्ता करेंगे। तो अमूमन इफ्तिखार भट्टी भाई जो है वो राब्ते में रहते थे। अब उनको फ़ोन कर रहे हैं, कुछ दोस्तों ने कहा कि यार बैल जाइए, कुछ ने कहा डैड होकर, लेकिन बहरहाल वो जब हम हॉस्पिटल पहुँचे तो वो डेड बॉडी वहाँ थी। कुछ बॉडियाँ और जख्मी जो है जना लेकर गए, सिविल लेकर गए। पूरे शहर में कोहराम था, शहर में हंगामा शुरू हो गया। ख़ासतौर पर नुमाइश का जो एरिया था वो मोस्ट इफेक्टेड एरिया था। अब वहाँ क्राइम सीन, तहकीकाती इदारे, पुलिस, कुछ आज़ा मिले, एक सर मिला, सर मुकम्मल नहीं था, उसका कुछ हिस्सा अलग था, पैर, हाथ, मुख्तलिफ आज़ा। अच्छा, उसके अंदर होता ही है कि सिर्फ ये तयन नहीं हो पा रहा था कि धमाका किस नौइयत का है। ये मैं आपको जो फर्स्ट स्टेज जिस वक्त हम पहुँचे बस ये पता था कि धमाका हुआ है, लेकिन जब वहाँ से शवाहिद मिले, पार्ट्स ऑफ बॉडी मिले, सबको चेक किया गया, तो वहाँ जो तहकीकाती इदारे थे उनका एक दावा यह था कि वो सिद्दीक नामी कोई नौजवान था जिसका ताल्लुक मानसेरा से था, और उसके साथ दीगर टीम भी थी। उसके लिए तलाश शुरू हुई, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जब ये वाक़या हुआ और जो रिएक्शन था शहर में, वो नॉर्मली एक शोक का समा था। फौरी तौर पर सोर्सेस का कहना यह था कि गिरफ्तारियाँ शुरू होंगी, क्योंकि एक मुसद्दिक़ा तो नहीं कह सकते हम, क्योंकि उसकी तस्दीक कहीं से इस बात की नहीं हो सकी कि नश्तर पार्क के पास से ही कोई बंदा गिरफ्तार किया, उसकी निशानी हुई। उसके बारे में हाँ ये बताया जा रहा था कि शायद कोई वो नॉर्दर्न एरिया का है, मशकूक शख्स हिरासत में लिया गया। गिरफ्तारी तो नहीं, लेकिन हिरासत में लिया गया। फिर ये हुआ कि उसकी निशानदेही पे कुछ और गिरफ्तारियाँ हुई। ज़िला बस्ती में गोलीमार का इलाका था, उसके आसपास कुछ थी, वो गिरफ्तारियाँ जो है शुरू हुई। लेकिन वहाँ हम ये देखते हैं कि जब उस रुख पे, ये इनिशियल स्टेज बता रहा हूँ, फौरी तौर पे जिस तरह चीज़ें जमा करना शुरू की और फौरी तौर पे जो कार्रवाई शुरू हुई, उस पर उनका कहना था कि हमें कुछ एविडेंस मिले, लेकिन उसकी तस्दीक नहीं हो सकी। फिर बाद में वो मामला चलता रहा। एक को कहा गया कि ये शुबा है कि ये सुसाइडर है, तो उसका फिर डीएनए करवाया गया। तो जो डीएनए की जब तस्दीक हुई, फिर एक ये शुबा हुआ कि ये मानसेरा में किस जगह का है। तो वहाँ फिर उसकी फैमिली भी बताई कि ये फैमिली है। डीएनए सरकारी इदारों का जो उसका दावा था वो ये था कि ये यहीं से ताल्लुक़ रखता था। लेकिन उसमें एक चीज़, हमारे एक सीनियर क्राइम रिपोर्टर है और इन्वेस्टिगेटिव में उनका भी बड़ा नाम है, उन्होंने एक खबर दी थी एक अखबार में कि ये एक जो बारूदी मवाद जो इस्तेमाल किया गया, उसके अंदर एक नई टेक्निक इस्तेमाल की थी कि वो डिवाइस के ज़रिए किया गया। अच्छा देखिए, दो तीन चीज़ें वो अपने तजुर्बे की बुनियाद पर कह रहे थे, वो अपनी सोर्सेज की बुनियाद पर कह रहे थे, और मैं समझता हूँ इतना सीनियर आदमी है कि वो
इस इतने बड़े मामले पर कोई ऐसे चीज़ नहीं कहेंगे। उनको यकीनन उसमें कुछ ना कुछ शवाहिद मिले होंगे इस हवाले से जो उन्होंने दी कि वो डिवाइस थी जो कि थोड़ी सी ऊपर उठती है, रिमोट से उसको ऑपरेट किया जाता है, वो धमाका करती है, उसमें बारूदी मवाद भी होता है। तो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। गालिबन मुफ्ती जाकिर नाम का और रहमतुल्लाह नाम के 2 मुलजमान गिरफ्तार किए गए। हिसाब दहशतगर्दी अदालत लेकर आए हुए, उन पे मुख्तलिफ इल्ज़ाम थे, जिसमें सहूलतकारी का इल्ज़ाम था कि ये वो मुबैना सुसाइडर जिसका नाम सिद्दीक था, ये उनके साथी है। फिर वो सिला मिलना शुरू हुआ कि शुमाली वज़ीरिस्तान से जो है वो मुलजमान का ताल्लुक है और ये दहशत गर्द ग्रुप जो है ये बाद में बहुत सारी कार्रवाइयों को लग रहा ये बोला। लेकिन जब अदालत में केस चला तो मुलजमान बरी हो गए। बड़ी बुनियादी सी चीज़ है जो एक आम आदमी भी जानता है कि इन्होंने नहीं किया तो फिर किसने किया? क्या गलत लोगों को गिरफ्तार किया गया? लोग गलत है। आपने डीएनए से तो साबित करने की पूरी कोशिश की और सीधी सी बात है सरकारी इदारों को कोई नहीं चैलेंज करता। मैं चैलेंज करूँगी, आप चैलेंज करेंगे नहीं लिए तो उन्हें जो कहा वो सही है। सिक्योरिटी लैप्स तो है, इसमें तो हम कोई दो राय नहीं कि अगर वो प्लांटेड था तो अंदर कैसे गया और सुसाइडर था तो वहाँ तक कैसे पहुँचा और इतने आगे पहुँचा कि वो अगली सफ और आगे तक चला गया। जब ये सब कुछ हो गया, गिरफ्तारी भी कर ली गई, मुलजमान भी गिरफ्तार, तो अदालतों में ये बात साबित क्यों नहीं हो सकी? बड़ा बुनियादी सवाल है। इसका मतलब है क्या इन्वेस्टिगेशन गलत हुई या वहाँ पर भी मसलहतें अड़ गई जिसने इस तफ्तीश का रुख बदल दिया? 12 रबी अव्वल को जब इस स्टेज पर यह धमाका हुआ तो काविश अखबार के सीनियर फोटोग्राफर जावेद जिएजा भी उस वक्त स्टेज पर मौजूद थे और लोगों को ये लगा कि शायद जावेद जिएजा भी इस धमाके में शहीद हो गए। इवन एक आध चैनल पर उनकी शहादत की खबर भी चली, लेकिन वो ज़ख्मी थे। उनके सगे भाई ने जो उनको उठाकर अस्पताल ले गए, रास्ते में उन्होंने जावेद जिएजा को कलमा तक पढ़वा दिया, लेकिन अल्लाह ने उनको ज़िंदगी दी। हाँ, उनके दोनों कान इस धमाके में शदीद मुतासिर हुए। 12 रबी अव्वल को जो वाक़या हुआ है 2006 में, मैं उस दिन ड्यूटी पे था मरकज़ी जुलूस की, और मरकज़ी जुलूस को जो है मैं टावर से अटेंड करता हुआ मैं ईस्टर पार्क तक साथ तो नहीं आया हूँ, मगर मैंने 20 मिनट बाइक के साथ सफ़र करके प्रेस क्लब से होके फिर मैं वापस जलसा गाह पहुँचा हूँ। जब जलसा गाह पहुँचता हूँ तो जलसे का अख्तिताम हो रहा था और वक्फा होने जा रहा था नमाज मगरिब का। तो मुझे हुक्म दिया, हाजी मोहम्मद हनी बिल्लू शहीद हुए इस बम धमाके में, बड़े बड़े भाइयों की तरह। उन्होंने कहा जावेद करारदाद में पेश करूँगा फ़ौरन नमाज के बाद, तो आपने यहीं मौजूद रहना है। उसका हुक्म मेरे बड़े भाइयों के बराबर था। मैं वहीं बैठ गया। एक दो फोटोग्राफरों को मैंने ऑफ़र किया कि मेरे साथ बैठे, तो वो बैठे नहीं, वो प्रेस गैलरी में चले गए। उन्होंने कहा कि हम प्रेस गैलरी में बैठेंगे। तो वो उस दौरान जो है वो जलसे वाले जो है वो रिफ्रेशमेंट के डब्बे देते कि जिनका रोज़ा वोज़ा होता है तो वो इफ्तारी का सामान देते हैं। तो वो डब्बा उन्होंने मुझे दिया रिफ्रेशमेंट के लिए। ये नमाज से पहले की बात है, मगरिब, नमाज मगरिब जब होती है उससे पहले की बात। मगर मैंने उस दिन ऐसा महसूस किया कि उस दिन जलसा गाह के चारों तरफ सिक्योरिटी जो है ना होने के बराबर, वरना हम हर दफ़ा जलसे में जब जाते थे तो हमें सिक्योरिटी फुल प्रूफ जिसको कहते हैं वो होती थी, उस दिन नहीं थी। उस दिन हमने सब मीडिया वालों ने महसूस किया इस बात को, और बहुत बदनज़मी हो रही थी और इंतज़ामिया की तरफ से भी हो रही थी और जलसा गाह की कमेटी की तरफ से भी हो रही थी। मगर फिर भी मैं स्टेज पे पहुंच गया जैसे तैसे करके और मुझे डब्बा मिला। और मेरा छोटा भाई भी मेरे करीब में ही मौजूद था ड्यूटी पर, आसिफ जिएजा उसका नाम। वो नई बात उस दौरान जो है वो कौमी में थे, हम नई बात में, तो उस दौरान कौमी अखबार की ड्यूटी पे थे फोटोग्राफी। तो जब नमाज का ऐलान हुआ तो अल्लामा शाह तौबलक कादरी साहब जो हैं वो स्टेज से उतर के जमात कराते हैं ग्राउंड के अंदर, और बाकी जो उलमाए कराम जो होते हैं जो 20 से 25 जो होते हैं वो स्टेज पे ही बाजमात नमाज़ पढ़ते हैं, और बाकी जो जमात होती है शाह तौबलक कादरी साहब के पीछे जो पढ़ते हैं वो स्टेज के नीचे पढ़ते हैं। तो जब शाह साहब नीचे उतरे तो उनको हाजी मोहम्मद हनीफ तैयब मिल गए। उनको उन्होंने उसका हाथ पकड़ा, उनको वहीं ग्राउंड में ले गए, हालांकि उनको स्टेज पे आना था, वो वहाँ चले गए। तो जो दौरान नमाज का ऐलान हुआ, नमाज जमात हुई, तो जमात जब ख़त्म हुई उसके बाद फिर नफिल सुन्नतें पढ़ने का टाइम हुआ। तो उसके बाद जो है हमने अपना डब्बा वब्बा खोला और खाना पीना शुरू। मैं उस वक्त स्टेज पे ही, जहाँ रोस्टम होता है ना, जहाँ लोग तकरीर कर रहे होते हैं, मैं उसकी आड़ में बैठा हुआ था नमाजियों के सामने 5 मिनट के फासले पे। अभी आपका हमारा जो फासला है वो 5 मिनट का फासला है, इतने फासले पे मैं बैठा हुआ था और नमाज
नमाज़ी पढ़ लेते लोग, और मैं रिफ्रेशमेंट का डब्बा खा रहा था। इस दौरान एक फोटोग्राफर आए मोहम्मद नासिर, मुझसे समोसा लेने के लिए। तो वो उनको मैंने समोसे का एक आधा पीस दिया, वो लेके चले और मैंने समोसा में रखा है और पानी का घूंट पिया होगा। एकदम धमाका होता है, एकदम धमाका होता है और एकदम शोर मचता है और आसमान लाल हो जाता है, और मेरे कान से जो है वो सीढ़ियाँ बनते शुरू हो जाती, सीढ़ी बनते शुरू हो जाती है, और मेरा जो है ना ऐसा लग रहा है कि मैं लेट रहा हूँ, मैं लेट रहा हूँ ज़मीन पे, और ऊपर आसमान देख रहा हूँ तो उसमें आसमान लाल। और थोड़ा मैंने कोशिश किया अपने कान की तरफ देखने की, तो मेरे कान से खून निकला है और मैं बेहोश हो गया। और नारे लग रहे थे, मुझे इतना आवाज़ आ रही थी, लोग नारे लगा रहे थे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह, नारे लगा रहे थे। उस दौरान फिर जो है मुझे ज़ख्मी होने के बाद जब मैं अस्पताल पहुंचा तो मेरे छोटे भाई ने मुझे बताया कि वो उस स्टेज से छलांग मार के नीचे उतर चुका था। उसको जब याद आया कि मेरा बड़ा भाई ऊपर बैठा है, तो मुझे लेने के लिए वो स्टेज को दोबारा ऊपर सीढ़ी चढ़ के ऊपर आता है और मुझे उठाने के लिए कोशिश करता है। तो वो कुछ लोगों ने उसका साथ दिया, आसिफ का, तो उन्होंने मुझे डंगा डोली करके नीचे उतारने की कोशिश करी स्टेज से नीचे। तो जब सीढ़ी पे मेरा सर लगता है ना, तो मेरा थोड़ा मैं होश में आता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि मुझे मेरा भाई जो है वो हाथ पकड़ के ले आ रहे थे डंगा डोली करके, और मैं उसको देख रहा हूँ, मगर उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस वक्त होश में हूँ कि जिंदा हूँ कि मैं मर गया हूँ। उसको यही है कि मैं एक्सपायर हो चुका हूँ। जब मैं गाड़ी में मुझे उन्होंने डाला ना, जिस गाड़ी में डाला वो अब्बास कादरी की गाड़ी थी, जो वो भी ज़ख्मी थे, तो वो ज़ख्मियों की गाड़ी में मुझे डालने नहीं दे रहे थे सुन्नी तहरीक के लड़के। तो मेरे भाई ने उनसे लड़ाई करी, उन्होंने कहा कि जब सब मुसलमान जाएंगे तो ये भी जाएगा, आपका खाली सुन्नी तहरीक का कारकुन क्यों जाएगा। एम्बुलेंस पता नहीं कब आएगी, मेरा भाई शरीर ज़ख्मी है, इसको भी साथ लेके चलो। तो उन्होंने फिर ज़बरदस्ती मेरे भाई ने लड़ झगड़ के मुझे डबल केबिन में डाला। मेरे छोटे भाई ने मुझे गोद में रखा हुआ था, मेरे पाँव के पास अकरम कादरी की लाश पड़ी हुई थी, और अंदर जो डबल केबिन की जो अंदर की जगह थी ना, उसमें अब्बास कादरी ज़ख्मी हालत में थे शायद। अब वो उसमें वो शहीद हो गए थे या क्या हुआ था, मगर वो गाड़ी जब चली और वहाँ जाके पहुँचे तो उस वक्त तो वो शहीद हो चुके थे। मेरे भाई ने मुझे गोद में रखा और मेरी आंखें खुली हुई, मैं बाहर कुछ बोल नहीं रहा हूँ। तो जब वो गाड़ी चलती है नुमाइश है, तो वो जब मज़ार कैद की तरफ, शायर कैदी की तरफ जब उतरती है तो जाने के लिए रोड की तरफ, तो मुझे हवा लगती है। जब हवा लगती है तो मेरे बटन आसिफ मेरा छोटा भाई तोड़ देता है कमीज़ के, क्योंकि वो खून से लथपथ थी, वाइट कलर की शर्ट थी, वो मैं कुर्ता पहना था इंडियन कढ़ाई वाला, वो फाड़ दिया उसने, और मुझे कहने लगा कि भाई कलमा पढ़ लो। कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह 3 दफ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का जब कलमा पढ़ाया तो उसने मुझे बोला कि अब आप दरूद शरीफ पढ़ो। जब मैं दरूद शरीफ कंटिन्यू पढ़ने लगा तो उसने समझ लिया कि मेरा भाई होश में है, मर नहीं गया, शहीद नहीं हुआ है। तो मुझसे उसने बात करी कि भाई ज़्यादा दिन लगा। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा मुझे आवाज़ नहीं आ रही। मैंने क्या हुआ, मेरे कान में ना मेरे वो सीढ़ियाँ बज रही हैं। बोला अच्छा ठीक। मेरे घर से मेरे मोबाइल पे फ़ोन आता है, तो मेरी वाइफ से बोलती है कि जावेद की तो टीवी में पट्टी चल गई है, वो तो शहीद हो गया बम धमाके। जियो टीवी में मेरी पट्टी चल रही थी कि शहीद हनी मोहम्मद हनी बिल्लू और शहीद जावेद जिएजा शहीद हो गए बम धमाके। मेरी बीवी ने वो पट्टी देख ली जियो टीवी में, तो वो पट्टी जब देखी तो मेरे भाई को फ़ोन किया मेरे नंबर पे। उसको ये नहीं पता कि वो आसिफ मेरा भाई फ़ोन उठा रहा है। तो उसने कहा कि नहीं, जावेद शहीद नहीं हुआ है, जावेद ज़ख्मी है, मगर मैं इसको अस्पताल लेके जा रहा हूँ, मैं भी इससे ज़्यादा बात नहीं कर सकता हूँ और मैं तुम्हारी बात भी नहीं करा सकता हूँ इससे, मैं अस्पताल जाके बात करूँ। वो मुझे लेके गए लियाकत नेशनल अस्पताल, वहाँ हो गया फिर फड्डा सुन्नी तहरीक के लड़कों को, वहाँ मेरी ट्रीटमेंट नहीं हुई। तो वहाँ पे जो है वो ईदी फाउंडेशन में होते रहे, रिजवान ईदी, उन्होंने मुझे देखा कहीं ज़ख्मी हालत में स्टेशन पे, तो उन्होंने आसिफ से रिक्वेस्ट करी कि जावेद का इलाज यहाँ नहीं होगा, यहाँ जो है हालात ख़राब है, आप इसको जिना लेके जाओ, मैं एम्बुलेंस देता हूँ आपको। उसने फिर हमें एम्बुलेंस दी ड्राइवर के साथ, और ड्राइवर को कहा कि जब तक ये कहीं अच्छे अस्पताल में ना पहुँच जाएँ आप इसको वापस नहीं आना, छोड़ के नहीं आना। फिर हम और आसिफ सफ़र करते हैं एम्बुलेंस में बैठ के, फिर हम जिना जाते हैं। तो चिना अस्पताल में भी जो है 2000 का मजमा खड़ा होता है इमरजेंसी अस्पताल के बाहर, और मुझे इमरजेंसी अस्पताल में ले गए, मगर वहाँ पे भी मेरी ट्रीटमेंट सही नहीं हुई। वहाँ पे मेरे जो छर्रे लगे थे गर्दन की हड्डी के नीचे 11, उसमें से ब्लड चल रहा था, और हाथ में भी लगा था मेरे छर्रे, उसमें ब्लड निकल रहा था। तो मेरा भाई समझ रहा था कि मेरे भाई का खून ज़ाया हो रहा है। तो उनको फिर एक दोस्त मिला मेरे बड़े भाई का, मकसूद मेमन, उसने कहा कि जावेद का इलाज यहाँ नहीं होगा, इसका इलाज होगा बाटवा अस्पताल खारादार, वहाँ लेके जाओ, वहाँ इमरजेंसी अस्पताल अभी हम जो खुलवाया है और इलाज फ्री होगा उसका जावेद का। तो मेरे भाई ने फिर मुझसे इजाज़त ली कि भाई सफ़र कर सकते हो, हम खारादार चले। मैंने कहा हाँ चलते हैं, ठीक। उसी एम्बुलेंस में फिर दोबारा मुझे लिटाया और फिर हम खारादार चलते तीसरे अस्पताल की तरफ। तीसरे अस्पताल में पहुँचते खारादार, तो वहाँ मेरी एमरजेंसी जो है मुझे रखा उन्होंने, मेरी स्ट्रेचिंग करी, मुझे कमरा दिया, मेरे को ऑब्जर्वेशन में ले लिया, और मैं सुबह तक माशाल्लाह
सही था, और रात तक लोगों को मेरे हाथ में फ्रैक्चर, एक मेरे हाथ में फ्रैक्चर था उल्टे हाथ पे, और मेरे सीधे पाँव की हड्डी में फ्रैक्चर था। उसमें मेरे छर्रे जो बॉल बेरिंग के थे ना वो लगे थे, तो उससे हड्डी मेरी उड़ गई थी पाँव की। तो उसका ऑपरेशन हुआ था, डॉक्टर ने मेरा ऑपरेशन किया और 4 महीने के लिए जाल डाला मेरे पाँव में, आर पार करके रॉडों को लगा के 4 महीने के लिए। और वो नट बोल वाला था, नट बोल कसते थे इसको महीने में ठीक होने के। फिर उसको निकालने के लिए भी इसका ऑपरेशन हुआ। वो सारा इलाज मेरा भारत अस्पताल ने फ्री किया। और मेरे कान के जो पर्दे फट गए थे तो वो जो है उस ऑटोमेटिकली अस्पताल में जब एडमिट था तो ENT के स्पेशलिस्ट मेरे कान का देखने के लिए आए टेस्ट, तो उस वक्त मेरे कान में आवाज़ आ रही थी। वो हैरान थे, वो कह रहे थे कि आपके कान के पर्दे फट चुके थे, आपको आवाज़ कैसे आ रही है? तो मैंने कहा कि इसमें गिलाफ काबा घुमा हुआ है, हम मेहमान लोग हैं, हमारा अकीदा है कि कान सही सलामत है। तो इसी हवाले से मेरे कान ठीक थे। तो डॉक्टर ने बड़ी मेरी इस बात को बड़ा माना, अकीदे के मान को। उसके बाद जो है 4 महीने के बाद मेरे पाँव का ऑपरेशन हुआ, मैं प्लास्टर बांधा पाँव में। उसके बाद मुझे जो है, जब मेरे पाँव में जाल था उस दौरान मुझे हाई कोर्ट से सम्मन भी आए इस वाक़े के हवाले से। हाई कोर्ट के जस्टिस थे रहमत हुसैन जाफरी, उन्होंने मुझे सम्मन भेजे मेरे भाई को कि जावेद को कोर्ट में बयान लेने के लिए लेकर आए, वरना हम इसको डंगा डोली करा कर गए मंगवाएंगे। तो मेरे भाई टैक्सी करा के हमें बयान लेने के लिए हाई कोर्ट गए। तो हम जब खड़े हुए दरवाजे पे जाके तो जज साहब परेशान हो गए और SP साहब का कोई बयान हो रहा था। तो जज साहब हैरान हो गए, मुझी तरफ मुतारज होकर कह रहे कि मेरे भाई से कह रहे इसको क्यों लाएं आप? तो उन्होंने कहा कि जज साहब आपने बुलाया, आपको सम्मन भेजे। उन्होंने कहा मैं तो कोई सम्मन नहीं भेजे। उन्होंने कहा नहीं आपका सम्मन नहीं देखे। उन्होंने सम्मन मांगा, बाकी सम्मन उनका था। तो उन्होंने कहा कि नहीं मुझे नहीं पता है कि इनकी ये कंडीशन है, तो जावेद साहब आप आ जाएँ, पहले बयान आपका हो। तो उन्होंने मुझसे मेरा बयान रिकॉर्ड करवाया SP साहब को बिठवा के, और मैं ख्याल 10-15 मिनट मुझे बिठाए, मुझसे बयान लिया कि सवालात किए उन्होंने 2-3 कि भाई वो आपने क्या मंजर कशी देखी। तो मैंने उनको यही बताया जो मैंने आपके भी YouTube में बता रहा हूँ कि जब मैं बेहोश हुआ तो मैंने आसमान को लाल देखा और अपने आप को बेहोश होते हुए देखा। मेरे हाथ में कैमरा था जो उस वक्त ही वहीं वो कहीं गिर गया, उसमें कुछ तस्वीरें रिकॉर्ड की थी स्टेज की, वो सारी इसमें चली गई। तो वो जज साहब हैरान हो गए, उन्होंने कहा कि हमारे पास जो आपका रिकॉर्ड था वो अगर मिल जाता तो हमें छोड़ा, आपका हेल्प हो जाती आपके कैमरे से। तो चले कोई बात नहीं, ठीक है, आपको आपका गवर्नमेंट ने इलाज करवाया। मैंने कहा नहीं मैंने प्राइवेट इलाज कराया और मेरा इलाज फ्री हुआ है। तो उन्होंने कहा कि आपको गवर्नमेंट की इमदाद मिली? मैंने कहा इमदाद तो नहीं मिली क्योंकि मैंने प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवाया था, तो मेरे डॉक्यूमेंटेशन में टाइम लगा है। तो मुझे ये पुलिस अफसरान ने ये कहा है कि आपको गवर्नमेंट इमदाद भी मिल जाएगी। तो मुझे किसी इमदाद की ज़रूरत तो थी नहीं, मगर वो गवर्नमेंट की एक फॉर्मेलिटी थी तो उन्होंने मुझे देना था। तो मुझे उन्होंने एक चेक दिया था 50,000। तो मेरे घर के सामने मस्जिद बन रही थी, तामीर हो रही थी, तो मैंने वहाँ चंदा दे दिया वो 50,000 का। सानिया नश्ता पाक पर मुश्तमिल वीडियो का पहला हिस्सा आपने देखा। इस वीडियो में आपने प्रिंट मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की गुफ्तगू सुनी, लेकिन अगले हिस्से में जो आखिरी हिस्सा होगा उसमें हम आपकी सुन्नी तहरीक के रहनुमाओं से गुफ्तगू सुनाएंगे। इसके अलावा जो ट्रायल कोर्ट में केस चला उस पर भी रोशनी डालेंगे, जबकि इस केस को कवर करने वाले एक पुलिस अफसर की भी गुफ्तगू अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? अगर पसंद आया है तो आप ना सिर्फ ये वीडियो लाइक करें, शेयर करें, बल्कि कमेंट्स में भी इसका इजहार करें। और हाँ, अगर आपने हमारा चैनल लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।